हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हमें अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले या इसकी डेफिनेशन बताने से पहले एक बार हम हल्का सा लास्ट चैप्टर में जाते हैं। जो हमारा पिछला चैप्टर था फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसके अंदर हमने थोड़ा बहुत जो है पढ़ा था किसके बारे में, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स के बारे में। हमने जाना था उसमें कि यदि हम किसी भी कंट्री से सामान मंगाते हैं यानी कि जो है इंपोर्ट्स करते हैं, तो इंपोर्ट्स करने पर हमें करना क्या पड़ता है, हमें जो है उन्हें पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। ठीक है, पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, यानी कि हमारे पास से क्या होता है, आउटफ्लो होता है कैश का। यदि हम किसी कंट्री को सामान बेचते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स करने पर क्या होता है, हम जो है कुछ अमाउंट रिसीव करते हैं। रिसीव करना मतलब क्या है, यहाँ पर होता है इनफ्लो ऑफ कैश। और शायद आप लोगों को याद हो तो मैं जो है आपके लास्ट ईयर भी और पहले भी जब भी आपको पढ़ाता था तो कहता था कि जब यदि हमें अपने कंट्री की इकोनॉमी को अच्छा करना है, बूस्ट करना है, तो उसके लिए हमें अपने इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर ध्यान देना होगा। यानी कि हमें जो है अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पर, हमारे फॉरेन एक्सचेंजेस पर ध्यान देना होगा। इंपोर्ट्स करने का मतलब क्या, हमारे पास से कैश जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। एक्सपोर्ट्स करने का मतलब क्या, हमारे पास जो है कैश आ रहा है। तो पैसा आना अच्छा होता है, जाना अच्छा होता है। ऑब्वियस सी बात है, हमेशा इनफ्लो ऑफ कैश ही अच्छा होता है। यदि हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगे तो हमारे पास जो है फॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व बढ़ेंगे। यदि हमारे जो है इंपोर्ट्स ज़्यादा होंगे तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व हैं वो खाली हो जाएंगे। कंट्री के अंदर एक बीओपी, शॉर्ट फॉर्म में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को बीओपी बोलते हैं, तो एक बीओपी क्राइसिस हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो पूरे वर्ल्ड के सामने बेकार होती चली जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि समय समय पर जो गवर्नमेंट्स आती हैं, भले ही वे कर ना पाएँ या कंट्री को डेवलप करने के लिए वो घूम फिर के जो है इम्पोर्ट्स का ही सहारा लेती हैं, पर हमेशा सबकी एक पॉलिसी होती है दिखाने के लिए लोगों को कि हम जो है एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर इंपोर्ट्स कम करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, वो वाला मैटर बाद का है, उसे हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। पर मेन जो अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये याद रखना कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के ज़रिए ही बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बनता है, या फिर जो है मेन एजेंडा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाने का है वो हमारा एक तरह से कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन देखने का है पूरे वर्ल्ड के सामने। ठीक है, अगर हमारे पास इनफ्लो ऑफ कैश ज़्यादा होगा यानी कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे तो हम अच्छी कंडीशन में होंगे। यदि आउटफ्लो होगा तो हम थोड़ी बेकार कंडीशन में होने वाले हैं। ठीक है, अब जो है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट से ये आखिर होता क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट है, जैसा कि आप लोग जो है बहुत सारे अकाउंट्स बनाया करते थे ना। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश बुक बनाते थे आप, परचेज बुक बनाते थे, ढेर सारे अकाउंट्स थे। तो इसी तरह से एक अकाउंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, पहली चीज़। ठीक है, अब एक और बात आप जानते हैं, अकाउंटेंसी के अंदर जो आप पूरे के पूरे अकाउंट्स बनाते हैं सारे के सारे, उनमें एक चीज़ कॉमन है, वो क्या, ये डबल एंट्री बुक कीपिंग के ऊपर बेस्ड है। डबल एंट्री बुक कीपिंग, आपके अकाउंट्स की बुक का नाम भी सेम यही है, डबल एंट्री बुक कीपिंग। इसका मतलब क्या होता है कि हम जो रिकॉर्ड्स रख रहे हैं, जो हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, हर एक सिंगल ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट दो जगह पर होगा, उसके लिए दो एंट्रीज़ की जाएंगी। ठीक है, दो एंट्रीज मतलब क्या होगा कि हमारे पास दो साइड्स होने वाली हैं, एक तो होगी डेबिट, दूसरी होगी क्रेडिट। ठीक है, तो सिंपल सी अभी ये बात आपको याद रखनी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है एक अकाउंट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके अंदर भी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के सारे रूल्स फॉलो होने वाले हैं। तीसरी चीज़, क्योंकि डबल एंट्री बुक कीपिंग के रूल्स फॉलो हो रहे हैं तो इसमें भी दो साइड्स होने वाली हैं, वन फॉर डेबिट साइड एंड अदर इज क्रेडिट साइड। ठीक है, दूसरा, इसके अंदर हम चेक क्या करेंगे या इसके अंदर हम क्या नोट करने वाले हैं, क्योंकि इसका नाम ही बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है। पेमेंट्स और बैलेंस, यानी कि जो भी हम पेमेंट्स कर रहे हैं उनका बैलेंस करना है, वो उन्हें चेक करना है कि आखिर जो हमने कितनी पेमेंट्स करी हैं, कितना हमने पैसा दिया है, कितना हमने रिसीव किया है, जिसको हम आसान भाषा में बोल सकते हैं इनफ्लो ऑफ कैश या फिर आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, इन सभी चीज़ों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं, बीओपी शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, बीओपी इज़ अ सिस्टमैटिक
record of all the monetary transactions, या आप चाहें तो मॉनेटरी की जगह पर लिख सकते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, दोनों एक ही बात है। BOP इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। किस किस के बीच में होती हैं ट्रांजेक्शंस? बिटवीन अवर कंट्री एंड द अदर कंट्री। तो हम जो है इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं बिटवीन वन कंट्री, क्योंकि डेफिनेशन हमें एक जनरलाइज वे में देनी होती है। हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, या फिर जो हम सिर्फ अपने कंट्री के लिए ही नहीं डेफिनेशन दे रहे, इस सब के लिए है। इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ बिटवीन वन कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि BOP क्या है? एक सिस्टमेटिक अकाउंट या एक रिकॉर्ड है, एक स्टेटमेंट है। सिस्टमेटिक स्टेटमेंट लिख सकते हो चाहो तो। मैं हमेशा जो है वर्ड्स जितने आ सकते हैं वो बता देता हूँ डेफिनेशन के टाइम पे, खासतौर से बाद में बताऊँ ना बताऊँ वो अलग मैटर है। BOP इज अ सिस्टमेटिक स्टेटमेंट और रिकॉर्ड ऑफ ऑल द मॉनेटरी और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन वन कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि BOP क्या है? पहली चीज़ ये एक अकाउंट है। दूसरी चीज़ इसके अंदर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के सारे रूल्स फॉलो अप्लाई होने वाले हैं। इसके अंदर भी दो साइड्स होती हैं, एक होती है डेबिट, दूसरी होती है क्रेडिट। इसके अंदर हम जो है मेनली पेमेंट्स और रिसीट्स के बारे में रिकॉर्ड्स बनाते हैं, या आप बोल सकते हैं कि हम इनफ्लो ऑफ कैश या फिर आउटफ्लो ऑफ कैश को नोट करते हैं। किस किस फॉर्म में करते हैं वो आपको आगे बताएंगे। इसके अंदर कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस आती हैं, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर कौन सी ट्रांजेक्शन आती हैं? ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन वन कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि अगर इंडिया पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के साथ ट्रांजेक्शन करता है, कोई इंपोर्ट करे, कोई एक्सपोर्ट करे, कोई सर्विस का ट्रांसफ़र करता है, कोई गिफ्ट या डोनेशन देता या लेता है, या फिर जो है कोई लोन देता या लेता है, तो वो सभी जो ट्रांजेक्शंस हैं वो कहाँ पर नोट होने वाली हैं? वो नोट होने वाली हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर, ठीक है। सो इट इज़ एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स, या इट इज़ अ स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन वन कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये चीज़ जो है कभी कभी आप ऐड कर सकते हैं, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम कभी ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐड कर दें तो अच्छा है, डेफिनेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि अकाउंट्स हम जानते हैं कि ईयर के एंड में क्लोज होते हैं, ठीक है, तो इसमें भी जो है अकाउंटेंसी का वही फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट बनता है तो वो पूरे एक साल के लिए ही बनता है। ऐसा नहीं कि हम जो है अनंत काल के लिए या फिर जो है 50-60 साल के लिए इसे बनाते रहेंगे। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इसलिए जोड़ रहा हूँ मैं, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो मेड या जनरेटेड पीरियडिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब जो है मेन बात ये आती है, आखिर हम BOP बनाते क्यों हैं? वैसे ये चीज़ आपकी बुक के अंदर कुछ खास दे नहीं रखी, ना ही जो है कोई इसके बारे में पूछता इतना, पर फिर भी आपको जानना चाहिए कि आखिर BOP हम बनाते क्यों हैं, या कोई भी अकाउंट होता है वो हम क्यों बनाते हैं। भाई आपने शायद सुना हो कंपनीज अकाउंट के बारे में, या बैलेंस शीट बनती है, ठीक है, तो बैलेंस शीट क्यों बनती है? वो देखने के लिए कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट का मेन रोल क्या होता है? आपने बैलेंस शीट बहुत बार पढ़ी होगी, कई तरह की पढ़ी होंगी, ठीक है, तो बैलेंस शीट का रोल क्या होता है? बैलेंस शीट का रोल ये होता है वो चेक कर सके, या हमारा जो बिजनेसमैन है, जो ऑनर है, वो चेक कर सके कि आखिर जो मेरी कंपनी है, जो मेरा बिजनेस है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि मैंने कैसा परफॉर्म किया, मेरी जो परफॉर्मेंस रही है पूरे साल की, मैं साल के एंड में ये चेक कर लूँ कि आखिर मेरे पास कितने पैसे आए हैं, कितने पैसे गए हैं, कितने मेरे पास एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज़ हैं, और अल्टीमेटली आखिरकार प्रॉफिट कितना हुआ मुझे। यही तो चेक करना चाहता है हर बिजनेसमैन, क्योंकि वो बिज़नेस क्यों कर रहा है? आफ्टर ऑल ही इज़ डूइंग बिजनेस फॉर प्रॉफिट्स। तो सेम BOP के अंदर हम एक चीज़ चेक करते हैं। वो क्या चीज़ चेक करेंगे? क्योंकि ये एक कंट्री का अकाउंट है, तो इससे हम चेक करते हैं कंट्री की परफॉर्मेंस, कंट्रीज परफॉर्मेंस ओवर द ईयर। तो BOP अकाउंट से हम जो है कंट्री की परफॉर्मेंस चेक करते हैं। दूसरा, इससे हम एक और चीज़ चेक करते हैं, वो क्या है? किसी भी देश की इकोनॉमिक पोजीशन या उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को हम चेक करते हैं। कंट्रीज इकोनॉमिक पोजीशन इन द वर्ल्ड
देखो, एक चीज़ मैं हमेशा कहता आया हूँ, अमेरिका जो है वर्ल्ड पावर कैसे बना? कोई वॉर वगैरह उसने बहुत सारे नहीं जीते हैं। अमेरिका जो वर्ल्ड पावर बना है वो अपना बीओपी अकाउंट दिखा के बना। एक जोक है पर सच बात यही है। अमेरिका जो है अपना बीओपी अकाउंट दिखाने का मतलब क्या है, उसने जो है दिखाया कि मेरे पास जो है इनफ्लो ऑफ कैश बहुत ज़्यादा है। उसने पूरी दुनिया का सामान बेचा, एक्सपोर्ट किया इम्पोर्ट से कंपैरिजन में, और उसके बाद जो है उसके पास इनफ्लो बहुत ज़्यादा हो गया। इस वजह से ही वो एक वर्ल्ड पावर बन गया। आजकल चाइना जो है इतना बोलता है, चाइना इतना बोलने की हिम्मत कैसे रख पा रहा है? क्योंकि उसका जो पीओपी अकाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्लस में है। सरप्लस मतलब क्या? उसके पास जो है इनफ्लो बहुत ज़्यादा है कंपेयरिंग टू आउटफ्लो। ठीक है, इंडिया जो है अब भी थोड़ा पीछे क्यों है? क्योंकि हमारा जो बीओपी अकाउंट है, कोई सी सरकार आ जाए, ना पहले वाले ना अब वाले, कोई सा भी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा। अब जाके थोड़े बहुत जाके थे, ठीक है, जिसमें इम्पोर्ट्स कम करने लगे और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने लगे। अल्टीमेटली अगर हम देखें तो कंट्री की जो इकोनॉमिक पोजीशन है वही डिसाइड करती है कि कंट्री कहाँ स्टैंड करता है वर्ल्ड के अंदर। ठीक है भाई, कोई कितनी ही पावर वाला इंसान हो, यदि उसके पास पैसा नहीं है ना, तो आज के समाज में, आज के वर्ल्ड में जो है उसको इतनी वैल्यू नहीं मिल पाती। ठीक है, क्योंकि सभी जो आकलन करते हैं वो पैसे से ही करते हैं। तो ऐसे ही देशों का जो आकलन होता है वो सभ्यता, कल्चर, ये सब चीज़ें बाद में आती हैं। सच कहें या मैं अपनी अगर खुद की थ्योरी या अपनी खुद की थिंकिंग की बात करता हूँ, तो भाई मेरा तो मानना ये है कि आपकी सभ्यता और आपका कल्चर कितना भी रिच क्यों ना हो, वो तब तक रिच नहीं है जब तक जो है आप उसे प्रेजेंट अच्छे से ना कर पाएँ। ठीक है, वही कहने को हम लोग अपने आप में कह के खुश होते रहे हैं कि इंडिया की जो है सबसे प्राचीन हिस्ट्री है, इंडिया का कल्चर सबसे अच्छा है, पर उसके बावजूद वो बात पूरा वर्ल्ड कब मानेगा? पूरा वर्ल्ड उसे तब मानेगा जब जो है हम अपने पैसे के ज़रिए उसको प्रेजेंट कर पाएँ, उसे दिखा पाएँ दुनिया को। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि कंट्री की जो इकोनॉमिक पोजीशन है, जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, वो चेक करने के लिए भी हम पीओपी अकाउंट को चेक करते हैं। या हम ये देख सकते हैं कि आखिर जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं उनकी पॉलिसीज़ ने कैसा अफेक्ट किया कि हम जो है अब पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर जाके टिकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को चेक करने के लिए हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को, इकोनॉमिक पोजीशन को रिवील करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को रिवील करने के लिए ही हम पीओपी अकाउंट को बनाते हैं, उसको चेक करते हैं। ठीक है, अब दो चीज़ आप समझ गए होंगे इसमें। पहला, बीओपी एक स्टेटमेंट है, सिस्टमेटिक स्टेटमेंट है, जो कि रिकॉर्ड करता है सारी की सारी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स, किसके बीच में? हमारे कंट्री और विदेशों के बीच में। कब के लिए? एक साल के लिए या एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, क्यों बनाते हैं हम इसे? कंट्री की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, या कंट्री की वर्ल्ड में जो पोजीशन है, इकोनॉमिक पोजीशन है, उसे चेक करने के लिए। ये किस पर बेस्ड होता है? ये अकाउंट्स के डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पर बेस्ड है, जिसके अंदर जो है दो साइड्स हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। क्या चीज़ रिकॉर्ड करते हैं हम इसके अंदर? हम इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। देखो, वैसे जो ये कंपोनेंट्स आपकी बुक में थोड़े अलग तरह से दे रखे हैं। आप किसी और टीचर से पढ़ेंगे या कहीं और किसी और बुक को देखेंगे तो वहाँ पर जो है कभी कोई 4 तरह से कैटेगराइज करता है, कोई 5 से करता है, कोई 3 से करता है। ठीक है, पर मैं जो है यहाँ पर आपके अकाउंट्स पे जाने से पहले, या फिर जो इसका बुक वाला पार्ट है उस पर जाने से पहले, थोड़ा सा अपने तरीके से इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। पहला तो होता है विजिबल्स, दूसरे होते हैं इनविजिबल्स, तीसरे होते हैं यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस, एंड चौथा है हमारा कैपिटल अकाउंट। और देखिए, इन चारों को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारा बीओपी है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, ये 2 अकाउंट्स का एक कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर जो है 2 तरह के अकाउंट्स बनते हैं। पहले का नाम तो है करंट अकाउंट, दूसरे का नाम है कैपिटल अकाउंट। शायद आप लोगों ने करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों का ही नाम अपने अकाउंटेंसी में सुन रखा होगा, उसके बारे में पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो मैं जी अभी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को थोड़ा सा अलग नहीं कर रहा हूँ, साथ में ही लेके चल रहा हूँ। तो मेरे कंपोनेंट्स के अंदर मैंने जो कैपिटल अकाउंट वाला पार्ट है उसको एक कैटेगरी में रख दिया,
और जो करंट अकाउंट है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा है बीओपी के हिसाब से, तो मैंने जो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, क्योंकि करंट अकाउंट के अंदर कुछ नहीं आता खास, 2-4 ट्रांजेक्शन होती हैं इनके, तो इसलिए मैंने कैपिटल के अंदर, तो मैंने कैपिटल को एक जगह रख लिया और करंट के जो है 3 पार्ट्स कर दिए, विजिबल्स, इनविजिबल्स और यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, देखिए अब जो है, अब एक बार समझ लीजिए कि जब भी कंट्रीज़ के बीच में इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, तो इनफ्लो और आउटफ्लो का जो पहला बेसिक है या किस चीज़ से होता है, वो होता है इम्पोर्ट से या एक्सपोर्ट से। इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स ऑफ व्हाट? इट कैन बी ऑफ गुड्स और इट मे बी ऑफ सर्विसेज। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है या तो गुड्स का हो सकता है या फिर सर्विसेज का हो सकता है। अब आप गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन से एक बात तो समझ सकते होंगे, जो गुड्स होते हैं वो टेंजिबल होते हैं, वो विजिबल होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा? विजिबल्स। सर्विसेज क्या होती हैं? वो इंटेंजिबल होती हैं, वो इनविजिबल होती हैं। पर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन सब दोनों ही हैं। कहने का मतलब क्या, मेरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, बीओपी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मुझे ये बीओपी में नोट तो दोनों ही करने हैं, गुड्स भी और सर्विसेज भी। पर क्योंकि जो मेरे गुड्स हैं वो मुझे दिखते हैं, उसे मैं विजिबल बोल रहा हूँ। क्योंकि मेरी सर्विसेज मुझे दिखती नहीं हैं पर उनका भी एक इम्पैक्ट होता है, तो इसलिए मैं उन्हें इनविजिबल्स बोल रहा हूँ। सो विजिबल्स और इनविजिबल्स के बीच में कभी कंफ्यूज नहीं होना। विजिबल्स के अंदर क्या इंक्लूड होगा? गुड्स एंड गुड्स, या आप बोल सकते हैं विजिबल्स के अंदर हम जो है इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स और गुड्स को ही काउंट करेंगे। या फिर जी आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मर्चेंडाइज, जो भी सामान का आयात या निर्यात होता है वो सभी चीज़ें विजिबल्स वाले कॉलम के अंदर जाएंगी। ठीक है जी। फिर उसके बाद सर्विसेज। भाई सपोज़ कीजिए कि आपने जो है अमेरिका से एक लैपटॉप मंगा लिया या मोबाइल फ़ोन मंगा लिया, आपने इंपोर्ट किया। ठीक है, किस चीज़ का किया? एक मोबाइल या लैपटॉप का किया। वो एक गुड है, एक सामान है, वो दिखाई देता है आपको, तो आप उसे जो मर्चेंडाइज की कैटेगरी में या विजिबल्स की कैटेगरी में रख सकते हैं इजीली। वहीं अगर मान लीजिए कि आप जो है अमेरिका से अपना घर बनाने के लिए कुछ एक्सपर्टाइज, कुछ टेक्नीशियंस की जो नॉलेज है उसको इंपोर्ट करते हैं, यानी कि उनके पास कोई पेटेंटेड टेक्नोलॉजी थी, आपने उसको जो है इंडिया में इंपोर्ट कर लिया। भाई क्योंकि आप जानते हैं कि जो नॉलेज होती है, जो पेटेंटेड चीज़ें होती हैं, किसी की नॉलेज होती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी वगैरह, वो सब जो है हम गुड्स की फॉर्म में देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, पर है तो वो भी एक तरह का इंपोर्ट ही। क्यों? क्योंकि आपको जो बदले में पेमेंट करनी पड़ रही है, आपको जो यहाँ पर भी सामान के बदले में पैसा देना पड़ा था, वहाँ पर भी आपको जो पैसा देना पड़ेगा। पर क्योंकि आप कोई विजिबल चीज़ नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए हम उसे कैटेगराइज करेंगे सर्विसेज के अंदर और साथ में उसे बोलेंगे इनविजिबल्स। आप बोल सकते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज। इनविजिबल्स के अंदर और भी चीज़ें हैं, सिर्फ यही नहीं आता, इनविजिबल्स के अंदर और भी चीज़ें हैं। पहला तो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज हो गया। दूसरा आप बोल सकते हैं इनकम, यानी कि अगर मान लीजिए आप में से कोई विदेश में जाकर नौकरी करने लगता है, ठीक है, सपोज़ कीजिए कि आप में से किसी की जॉब जो है लग जाती है अमेरिका के अंदर, ठीक है, और आप जो है वहाँ से पैसे इंडिया में ट्रांसफ़र करते हैं या भेजते हैं। या चलिए ये भी छोड़ दीजिए, कोई एक इंडियन है जो कि किसी अमेरिकन कंपनी में काम कर रहा है, उसे सैलरी मिलती है, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? अमेरिका से। ठीक है ना? क्यों आ रहा है? क्योंकि जी हमने उन्हें सर्विस दी है, क्योंकि हमने उनके यहाँ पर काम किया है, तो इनकम है। तो वो जो इनकम होने वाली है, लाइक कंपनसेशन वगैरह मिलता है एम्प्लॉइज़ को, सैलरीज मिलती हैं, वो सभी की सभी जो है इनकम। या फिर मैंने किसी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में, किसी अमेरिकन कंपनी में पैसे लगा दिए, जैसे मैं शेयर मार्केट में अपने इंडिया में लगाता हूँ, वैसे ही अगर मैंने किसी अमेरिकन शेयर मार्केट में पैसे लगा दिए, इन्वेस्टमेंट किया कुछ, और उससे मुझे मनी रिसीव होता है, तो वो भी मेरा क्या होगा? एक इनकम है, उसमें भी क्या हो रहा है मुझे? और इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है। ठीक है, पर वो भी इनविजिबल होगा। इनविजिबल क्यों होगा? क्योंकि मैंने कोई सामान बदले में नहीं लिया। ठीक है ना? विजिबल्स में सिर्फ सामान ही आने वाले हैं जो कि मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे सिर्फ पैसा रिसीव हो रहा है, परंतु मैंने जो उसके बदले में सर्विसेज दी हैं कुछ,
ठीक है। तो इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स और सर्विसेज के साथ साथ आप जो है इनकम को भी अलग से काउंट इसलिए कर लीजिए क्योंकि जो है कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सर्विसेज जो है मैं अपने इंडिया में ही दूंगा या बाहर नहीं दे सकता। ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपको सर्विस के बदले में जो भी इनकम मिली है या आपकी फैक्टर सर्विसेज आप बोल सकते हैं। आपने कोई पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट करी, उसके बदले में मनी रिसीव हो गया, वो भी आ सकता है। एक और चीज़ आएगी नॉन फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो पैसा रिसीव हुआ मुझे, नॉन फैक्टर सर्विसेज या नॉन फैक्टर इनकम्स बोल सकते हैं आप। जैसे कि आपने कोई इंश्योरेंस वगैरह से पैसे कमाए हैं, आपने कोई बैंकिंग सर्विसेज से पैसे कमाए हैं, तो वो सभी नॉन फैक्टर के अंदर आती हैं। ठीक है। एक लास्ट हो सकता है कि आपके जो, चलिए तो बस इतना ही ETC कर देते हैं। ठीक है। थर्ड है आपका यूनिलैटरल ट्रांजेक्शन्स। यूनिलैटरल मतलब क्या होता है? वन साइडेड ट्रांजेक्शन्स, जिसके बदले में कोई सर्विस नहीं दी जाती। देखो इनके बदले में क्या था, आप पैसे दोगे सामान लोगे, या पैसे लोगे सामान दोगे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यही तो होता है। इनविजिबल्स में क्या था, या तो आप उनसे काम करवाओगे बदले में पैसे दोगे, या फिर आप उनके यहाँ पे काम करोगे और बदले में पैसे लोगे। इनविजिबल्स में ये था। बट इसके अंदर क्या होने वाला है, हो सकता है कि कोई आपका जो फ्रेंड है वो अमेरिका में रहता हो, उसने आपको गिफ्ट की फॉर्म में पैसे भेज दिए। ठीक है। इंडिया के लिए क्या हुआ, इंडिया के लिए तो ये एक इनफ्लो ऑफ कैश है, परंतु क्या आपने कोई सर्विस दी थी? बिल्कुल भी नहीं दी, क्योंकि आपको गिफ्ट मिला है, ऑब्वियस ही बात। या फिर जो है कोई मान लो अमेरिकन NGO है और इंडिया का कोई रईस, कोई अमीर ज़्यादा जो है वहाँ पर उन्हें डोनेट करता है पैसे, 1 लाख रुपए डोनेट कर दिए। एक अमेरिका में कोई NGO चल रही है छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए, और कोई सी इंडियन NGO में डोनेट कर दिया। तो अमेरिका के लिए क्या है वो, अमेरिका के लिए वो इनफ्लो ऑफ कैश है, इंडिया के लिए क्या है वो आउटफ्लो ऑफ कैश है। पर क्या अमेरिका ने हमें कोई सर्विस दी, या अमेरिका किसी आदमी सर्विस दी? बिल्कुल भी नहीं दी। तो ये क्या है, यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन है, जिसके अंदर वन साइडेड मूवमेंट होता है। बेसिकली हम जो है सारे के सारे टू साइडेड करते हैं, बायलैटरल करते हैं। आपने कोई ये वर्ड्स पता होने चाहिए। यूनि मतलब वन, बाई मतलब टू, लिटरल मतलब ट्रांजेक्शन्स, या फिर आप साइडेड बोल सकते हैं। लिटरल मतलब साइड, यूनिलैटरल मतलब वन साइडेड, बायलैटरल मतलब टू साइडेड। ठीक है। आपने शायद न्यूज़ वगैरह में काफ़ी बार सुना होगा कि ये एक यूनिलैटरल एग्रीमेंट है, बायलैटरल एग्रीमेंट है, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है। मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। यूनि मतलब सपोज कीजिए कि इंडिया वन साइडेड कोई डिसीजन लेता है पाकिस्तान के लिए, तो वो होगा यूनिलैटरल। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई एक डील होती है, डील जैसा कि आपने कश्मीर वगैरह के ऊपर सुनी है, तो वो होगी बायलैटरल डील या बायलैटरल एग्रीमेंट। यदि जो है इंडिया, पाकिस्तान और कोई तीसरा देश, चाइना, अमेरिका मिलके जो है कोई एक डील पे साइन करते हैं, या फिर UN के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर सभी देश मिलकर जो है किसी बात पर दस्तखत करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो वो क्या होगा, मल्टीलैटरल, बहुत सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। तो यूनिलैटरल मतलब जिसके अंदर जो है वन साइडेड ट्रांसफर्स हो रहे हैं। आप बोल सकते हैं वन साइडेड ट्रांसफर्स। जैसे कि गिफ्ट्स, डोनेशंस, रेमिटेंसेस, ETC। ठीक है। और लास्ट में कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर वो सारी ट्रांजेक्शन्स होने वाली हैं दोज अफेक्ट एसेट्स और लायबिलिटीज ऑफ द कंट्री। जो भी ट्रांजेक्शन्स हमारी एसेट्स या लायबिलिटीज़ पर इफेक्ट डालती हों, वो सभी की सभी कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाएंगी। अब हो सकता है कि आप में से कोई सोचने लगे, वैसे मुझे लगता नहीं है कोई कुछ खास सोचता है, पर फिर भी अगर हो सकता है कोई सोचने लगे कि भाई एसेट्स लायबिलिटीज़ पर इफेक्ट तो इनसे भी पड़ रहा है। मैंने मान लिया कि इनसे भी पड़ रहा है, पड़ कैसे रहा है, आपके पास से कैश जा रहा है, सामान आ रहा है, पर जो हमारा नेट इफेक्ट है वो कुछ भी नहीं है। जितने का आप सामान खरीद रहे हैं उतने ही पैसे दे रहे हैं, कोई कम ज़्यादा नहीं हो रहा। ठीक है, इन तीनों चीज़ों के अंदर। बट अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? लोन्स, या तो आप लोन फ्रॉम कर दें या लोन टू कर दें, या तो आप लोन दे रहे हैं या आप लोन ले रहे हैं। दोनों में क्या हो रहा है, हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। रिकवरी ऑफ लोन्स, पेमेंट ऑफ लोन्स, ठीक है, या फिर जो है इन्वेस्टमेंट्स, FDI, FII, ये सभी जो चीज़ें हैं ये सभी हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं हमारे देश की।
देश के एसेट्स लायबिलिटीज़ के ऊपर जो भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है जिन ट्रांजेक्शन से, वो सभी ट्रांजेक्शन्स कैपिटल अकाउंट का पार्ट बनने वाले हैं। सो बेसिकली आज के लिए बस इतना ही है। पहला मुझे आपको ये समझाना था कि बीओपी आखिर होता क्या है। ये एक अकाउंट है जिसके अंदर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम फॉलो होता है। डेबिट और क्रेडिट दो साइड होती हैं इसके अंदर। हम क्या रिकॉर्ड करते हैं इसके अंदर? हम इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं नॉट ओनली इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, ये सिर्फ समझाने के लिए था। इसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट्स एंड रिसीट्स, विच मीन्स वी आर रिकॉर्डिंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। Why are we making balance of payments account? We are making it to check country's performance over the year, or we can say we are checking country's economic position in the world. What is the definition of balance of payments account? BOP is a systematic record of all the monetary or economic transactions between one country with rest of the world during a period of time. एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, ये एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम जो है चेक करते हैं कि हमारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स कितनी हुई हैं, कितना हमने पैसा दिया, कितना हमने लिया पूरे विश्व से। ठीक है। और एक और बात, इसके अंदर भी दो साइड होने वाली है। इसके अकाउंट का फॉर्मेट यही होता है, देखो। ठीक है, टी शेप अकाउंट, वही जो आप अकाउंटेंसी में आपने 11वीं क्लास में पूरे में यही पढ़ा होगा। टी शेप अकाउंट, टी शेप अकाउंट, टी शेप अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, फलाना ठिकाना। ठीक है। एंड लास्ट मैंने आपको बताया कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। पूरे के पूरे बीओपी को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है विजिबल्स, जिसके अंदर हम जो है इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स ही देखते हैं। इनविजिबल्स, जिसके अंदर हम जो सर्विसेज का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं। इसके अंदर हमारे इनकम भी हो सकती है, नॉन फैक्टर सर्विसेज भी हो सकती है। इनकम मीन्स यहाँ पर है फैक्टर सर्विसेज या फिर नॉन फैक्टर सर्विसेज, दोनों आ सकती हैं। यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आप किसी को गिफ्ट दे दें, किसी से गिफ्ट ले लें। आप किसी को डोनेशन दे दें, किसी को से डोनेशन ले लें। आप किसी को ग्रांट्स दे दें, किसी से ग्रांट्स ले लें। ठीक है। जैसे कि अभी बिहार में बाढ़ आई थी, तो हो सकता है कि बिहार की बाढ़ को देखकर किसी अमेरिकन का दिल पसीज जाए, या अमेरिकन गवर्नमेंट को जो है बहुत ज़्यादा दुख हो और वो जो है हमारे बिहार की सरकार को कोई ग्रांट दे दे, तो वो भी यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन होगी, क्योंकि बिहार ने तो बदले में अमेरिका कुछ नहीं दिया ना, बट अमेरिका वालों ने फ्री में पैसे पहुँचा दिए। कैपिटल में क्या होगा? वो सभी ट्रांजेक्शन्स जो कि हमारे एसेट्स लायबिलिटीज़ पर इम्पैक्ट डालती हैं, अफेक्ट करती हैं, वो सारी कैपिटल अकाउंट में आने वाली हैं। फॉर एग्जांपल लोन्स। ठीक है। थैंक यू। मुझे लगता है कि आज सही फ्लो बन रहा था, आपको समझ में आ गया होगा।